अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। हम लोग अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। जी तारिक भाई, मैंने हेलो हेलो, सॉरी, आई थिंक उनकी लाइन कट गई। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप कॉल शो पे ले लें तो टीवी पे ध्यान ना दें। फिर उससे ये होता है कि बेहतर ये होता है कि आपको बेहतर तरीके से मेरी आवाज़ फ़ोन पे आ जाएगी और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है अबाउट सेविंग ना। जी। जो लोग कहते हैं कि भाई कुछ अगर आपके पैसे कम है तो आप सेविंग शो कर सकते हैं, तो ये सेविंग के मतलब था मेरा क्वेश्चन कि क्या ये सेविंग आपके पास सेविंग अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं, या जो नॉर्मल आपका करंट अकाउंट होता है उसमें आपका बैलेंस 6 महीने से चला आ रहा है वो भी उसमें कंटिन्यू करेगा कि भाई आप डेली आप उसको रूटीन में यूज भी कर रहे हैं और आपकी उसमें पैसे सेविंग में पड़े हुए भी हैं, बैलेंस जो है मतलब कि इतना आपका शो हो रहा है, या उसको स्पेसिफिक सेविंग अकाउंट में ही रखने पड़ते हैं? बस ये मुझे थोड़ी सी मालूमात चाहिए थी। थैंक यू। देखिए, वो जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास सरप्लस बैलेंस इतना होना चाहिए, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो एक सेविंग अकाउंट में पड़ा हो, क्योंकि बात ये है कि एक दिन भी 6 महीने में वो बैलेंस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो लोगों का उनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि जी आपके पास सेविंग्स पड़ी हो। अब वो सेविंग अकाउंट में नहीं, कभी कुछ लोग सेविंग अपने करंट अकाउंट में भी रख लेते हैं और कहते हैं कि हमें पता होता है कि हमारा ये खर्चा है और हमें पता है कि ये 70,000 हमारी एक बार है, इससे नीचे कभी हमारा स्पेंडिंग नहीं होती, तो वो हमने 70,000 अपने करंट अकाउंट में एज अ सेविंग करके साइड पे रखे हुए हैं। तो इट्स नॉट मैंडेटरी, बिकॉज सेविंग अकाउंट्स लोग इसलिए ज़्यादातर डालते हैं उसके अंदर क्योंकि जो रिटर्न होता है इंटरेस्ट का वो सेविंग अकाउंट में ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ करंट अकाउंट। तो इसलिए लोग फिर सेविंग अकाउंट में अपने फंड्स रखते हैं। लेकिन कोई करंट अकाउंट में भी अपनी सेविंग रख सकता है, ये बोल के कि देख लें मेरा जो बैलेंस है वो इससे हमेशा ऊपर रहा है, तो दिस वाज माय लोअर लाइन ऑफ सेविंग। तो जहाँ तक बात आती है इमिग्रेशन रूल रिक्वायरमेंट की, तो वो तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैलकुलेशन क्या है स्पेसिफिक नंबर्स की। लेकिन एक बात को ख्याल रखें कि जो भी आप फिगर आपका डेफिसिट में उसको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 16,000 आपने ऐड करना है, और वो सेविंग का जो फिगर आएगा, बेसिकली वो जो नेक्स्ट फिगर आएगा, उतने फंड्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए मिनिमम 6 मंथ्स के लिए। उसको वो टेक्निकली बोलते हैं कि जी आपकी सेविंग्स में इतना पैसा होना चाहिए। तो यू कैन आर्ग्यू कि जो मेरे करंट अकाउंट में भी मेरे पैसे पड़े हुए हैं, दीज आर माई सेविंग्स, एज लॉन्ग एज वो उस लिमिट से नीचे ना जाएं 6 मंथ्स के लिए। सो थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, मेरे दो क्वेश्चंस जी हैं। जी। एक क्वेश्चन ये कि फैमिली को और सिस्टर्स को जो अंडर 18 है उनको इन्होंने लीव ग्रांट कर दी है, जो 2.5 साल की होती है। तो मुझे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है क्योंकि जब मैं आई थी कंट्री में आई वाज ओवर 18, तो अभी एप्लीकेशन की है तो आई वाज एट एज ऑफ 26। तो अब मुझे ये पूछना है कि मुझे कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए जिसके साथ मेरा भी हो जाए और क्या मेरिट बनता है मेरे केस का। एंड सेकेंडली मुझे ये पूछना था कि जो 2.5 साल का आपको वीजा दिया जाता है उसके ऊपर आप पब्लिक फंड या कोई बेनिफिट्स वगैरह क्लेम कर सकते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूँगा क्योंकि जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो आपने सेकंड सवाल पूछा था, रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड, ये बड़ी कॉमन थीम है कि जिन लोगों को 2.5 साल का फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ पे वीज़ा मिलता है उनको नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड होता है। और अगर उन्होंने रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड वो चाहते हैं तो उनको एक अलग से एप्लीकेशन डालनी पड़ती है होम ऑफिस को, जिसमें आपको अपने फाइनेंशियल एंड इकनॉमिक हालात बताने पड़ते हैं और होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि इन बेसिस पे आप ये चाह रहे हैं कि आपका रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड खुल जाए। उस एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं होती। हाँ, अगर आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ करते हैं तो वो फिर आपसे अपनी फ़ीस मांगेंगे इस एप्लीकेशन को डालने के लिए। और अगर इस एप्लीकेशन को होम ऑफिस एक्सेप्ट कर ले तो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड आपका खुल जाता है। दैट मीन्स आप किसी भी तरह के पब्लिक फ़ंड्स मांग सकते हैं होम ऑफिस से। अब हम आ जाते हैं आपके ऊपर।
देखें, ये मैं अक्सर देखता हूँ कि एक फैमिली यूनिट होता है जिसमें कोई एक ऐसा चाइल्ड होता है, जब तक सेकंड एक्सटेंशन आती है उस चाइल्ड की एज 18 से ऊपर हो जाती है, जो मे बी आपके साथ हुआ, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि होम ऑफिस ये कहती है कि अगर हम आपको वीज़ा दे रहे हैं और हम आपको वीज़ा दे रहे हैं एज ए फैमिली यूनिट, और अगर बाद में कोई चाइल्ड आपका ओवर 18 हो जाए और वो बाकी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रहा, जिस तरह के चाइल्ड की जो जिनको हम यंग अडल्ट्स बोलते हैं, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी एज 18 to 25 के बीच में और आधी लाइफ आपने यहाँ गुजारी है, जो कि आपके ऊपर इसलिए अप्लाई नहीं होता अब कि आपकी एज 25 से ऊपर 26 होगी, हाफ द लाइफ आप पे अप्लाई नहीं करता। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कभी पहले आपको वीज़ा मिला था या नहीं मिला, और अगर आपको पहले वीज़ा इस बात पे मिला कि आप एक पार्ट ऑफ फैमिली यूनिट हैं, तो एज़ लॉन्ग एज़ आपको इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं अपनी गुजार रहे तो दे शुड कीप गिविंग यू वीज़ा। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट लाइफ अपनी गुजारनी शुरू कर दी है एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन योर फैमिली और वो फैमिली यूनिट अब नहीं है, तो यस, फिर आर्ग्यूबली होम ऑफिस ये कह सकता है कि जी यू नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली, अब अपना वीज़ा अप्लाई करें। अब ज़ाहिर बात है कि फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ में यंग अडल्ट्स के लिए बहुत कम वीज़ा कैटेगरी रह जाती है, बिकॉज अगर वो 18 to 25 के बीच में नहीं है, हाफ द लाइफ नहीं गुजारी, तो द ओनली थिंग दे कुड रिलाई ऑन कि जी हमें 20 ईयर्स से कम हो गए इस मुल्क में, एंड दे आर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स कि हम जाके इंटीग्रेट हो सकें अपनी सोसाइटी के अंदर बैक होम कंट्री में जाके। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, उसके लिए बड़ा सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने कहा कि वो सवाल का जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके बातचीत करें, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले तो असेसमेंट ये करनी है, क्योंकि हमारे पास शो में फॉर्मेट नहीं है कि मैं इतनी डिटेल आपसे बात करूँ, लेकिन वो पहले असेसमेंट ये करेंगे कि आया आपके पास पहले वीज़ा था या नहीं था फैमिली के साथ, क्योंकि अगर आपके पास वीज़ा था, किन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो वीज़ा मिला, और क्या चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस आए हैं कि होम ऑफिस बोल रहा है कि जी हम आपको वीज़ा नहीं देते। लेकिन अगर कभी भी आपके पास वीज़ा नहीं था फैमिली बेसिस पे, तो फिर वन हैज़ टू असेस कि वेदर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का टेस्ट आप मीट कर पाते हो या नहीं कर पाती, बिकॉज दैट इज़ द टेस्ट जो अप्लाई होता है इमिग्रेशन रूल के अंदर। ऑफ कोर्स आप ह्यूमन राइट की भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली साथ असेस होती है, लेकिन एक बात याद रखें कि अगर वेरी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल का जो थ्रेशोल्ड वो इधर है, अगर वो आप मीट नहीं कर पाए तो जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का थ्रेशोल्ड है उसको मीट करना और भी मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज उसका बार और भी हायर है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपके लिए कोई हल नहीं है, बट आई थिंक बिकॉज इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव टेस्ट, फैक्ट्स और काफ़ी और चीज़ें पूछनी पड़ती हैं फैमिली लाइफ के बारे में, तो ये शो का वो फॉर्मेट नहीं है। नीड टू गो टू अ कॉम्पिटेंट पर्सन जो आपसे ये सारी चीज़ें पूछ के फिर आपको बताएगा कि आपके केस में क्या मेरिट है, क्या आया आप इसको अपील में लेके जाके किन किन चीज़ों के ऊपर फाइट कर सकती हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से इसके ऊपर मशवरा लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे ना दोस्त छोटे जो सवाल हैं, प्लीज आप हेल्प कर दें। जी जी। एक सवाल ये है कि मैंने ना अपने नेफ्यू का एज ए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर दिसंबर से पहले अप्लाई किया था वीजा, तो वो रिफ्यूज हो गया। उसके बाद हमने अप्रैल में अपील की है, तो अभी तक कोई कोर्ट से कोई जवाब नहीं आया। 7-8 माह हो गए हैं, तो हम कैसे इसको चेक करेंगे कि क्या बनेगा और कितनी देर लगेगी। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने मेरे भाई की जो अपील है और अलाउड हो गई है एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर की, तो ये जो अभी रिसेंटली कानून आया है जो नवंबर में कि वो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर वीजे दे रहे हैं, उन्होंने पहले मना कर दिया था, तो प्लीज इसके बारे में जरा बता दे। वो गाइडेंस जो आई है नवंबर में अपग्रेड हुई है 1 नवंबर को, वो सही है या क्या, इसके बारे में प्लीज आप हेल्प कर दे। सब ठीक, सबके लिए भी अच्छा होगा। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, एवरी वेडनेसडे बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं सारी फैमिली और हम सब। थैंक यू सो मच भाई, आपके 2.5 पाउंड मार्केटिंग के पक्के हो गए। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाई देखें, जहाँ तक नेफ्यू की बात है तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आजकल एंट्री क्लियरेंस केसेस में बिल्कुल कोर्ट टाइम ले रहा है। इट इज़ वेरी कॉमन, घबराने की बात नहीं है। ऑन एवरेज आजकल एंट्री क्लियरेंस केसेस में 8 to 9 मंथ्स वैसे ही लग रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं। अगर आप चाहते हैं और आपने अपील लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डाली हुई है तो आप कोर्ट को चेस भी कर सकते हैं और आप कोर्ट से कह सकते हैं कि जी हमें अपडेट दे दें कि कब तक लिस्टिंग आएगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है। एंट्री क्लियरेंस केसेस में जेन्युइनली 8 to 9 मंथ्स लग रहे हैं इस वक्त, सो वो कोई घबराने की बात नहीं है। एज लॉन्ग एज आपके पास कोर्ट का रेफरेंस नंबर है कि अपील जमा हो गई है और आपने फीस जमा कराई हुई है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ
آپ سمجھ لیں ایڈمنسٹریٹو ڈیلیز جو کورٹ کے اندر آج کل ہو رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے, باقی چیزوں کی وجہ سے, اور انشاءاللہ ان قریب آپ کے پاس ڈیٹ بھی آ جائے گی. بس اپنے ایویڈنس کو اتنے عرصے میں کمپائل کریں, اور وہ آپ آلریڈی اس پروسیس سے گزر چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اگر فائنینشیل ڈپینڈنسی پہ ریلائی کر رہے ہیں تو جتنا بہتر سے بہتر ایویڈنس اپنا اس سارے ٹائم کے اندر کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ کریں. اب ہم آ جاتے ہیں جو آپ نے سیکنڈ بات کا ذکر کیا. دیکھیں پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ لا نہیں ہے, یہ کنسیشن ہے جو ہوم آفس نے کی ہے. پہلے میں آپ کو کنسیشن کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں, پھر بتاؤں کہ یہ کیا چیز ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈسمبر 31 کو بریکسٹ ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ٹرانزیشنل ارینجمنٹ دیتے ہیں ٹل جون 30 کہ آپ فردر ویزا اپلائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد فری موومنٹ ختم ہے. اب انہوں نے جون کے بعد ایک فردر کنسیشن کی ہے کہ جو لوگ آلریڈی دسمبر سے پہلے ادھر آ چکے ہیں وہ بعد میں بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ جون تک کسی وجہ سے انہوں نے اپلیکیشن نہیں ڈالی. اب ہم آ جاتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا کیا ایشو تھا. اب یہ غور سے سنیں. دسمبر 31 2020 سے پہلے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی جو اپلیکیشن ڈلتی تھی وہ ڈلتی تھی EEA ریگولیشن 2016. تو میں ریپیٹ کرتا ہوں, 31 دسمبر 2020 سے پہلے جو بھی لوگ زیادہ تر ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن ڈالتے تھے وہ ڈالتے تھے EEA ریگولیشن 2016 کی بیس پہ. 31 دسمبر کے بعد جیسے ہی 1 جنوری 2022 آیا انہوں نے EEA ریگولیشن 2016 بند کر دی, اور انہوں نے کہا کہ 1 جنوری 2022 سے جو بھی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن ڈالے گا اس کو ڈالنی ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت. لیکن جب لوگ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن ڈال رہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت, اس میں انہوں نے ایک شرط رکھ دی کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر وہ والی اپلیکیشن صرف ڈال سکتا ہے جس کے پاس EEA ریگولیشن 2016 کا کارڈ ہو. اب ظاہری بات ہے اگر آپ کا ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن EU سیٹلمنٹ اسکیم کے اندر ڈال رہا ہے, اس نے کبھی EEA ریگولیشن 2016 پہ اپلیکیشن نہیں ڈالی تو اس کے پاس تو کارڈ ہوگا ہی نہیں. تو وہ ایک ایشو چل رہا تھا. پھر کافی جن لوگوں نے اپلیکیشن ڈالی جن کو اس بات کا پتہ تھا کہ بھئی ہم نے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن دسمبر سے پہلے لازمی ڈالنی ہے, انہوں نے جب اپلیکیشن 31 دسمبر سے پہلے ڈالی ان کی اپیلیں ہوئیں دسمبر کے بعد, اور اگر اپیلیں الاؤ ہو گئیں تو ہوم آفس نے مڑ کے ان کو کہا, ایک لیٹر بھیجا اور اس پہ بولا ہم لوگ تو جی بالکل آپ کو فیملی پرمٹ ایشو کر کے نہیں دے رہے بیکاز آپ نے اپیل کی تھی EEA ریگولیشن 2016 کی بیس پہ, اینڈ 31 دسمبر کو یہ ریگولیشن 2016 بند ہوگی. اب ہم مارچ فیبری اپریل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم آپ کو تو وہ ویزا ایشو کر کے ہی نہیں دے سکتے. تھینک یو ویری مچ. لوگ پریشان ہو گئے کہ جی ہم اپنی اپیل جیتے ہیں, آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہمیں ویزا نہیں دیں گے. میں اس ٹیکنیکل چیز پہ نہیں آتا کہ کیوں ہوم آفس نے یو ٹرن کیا, لیکن اگر کوئی لوگ میرے پرانے شو دیکھیں تو میں نے کہا بھی تھا کہ اس کے اوپر یو ٹرن 100% ہوگا, بیکاز جو ہم لوگوں نے وڈرال اگریمنٹ کیا ہے بریکسٹ میں, اس میں بھی سرٹن آرٹیکلز ہیں جو ہم نے سائن اپ کیے ہوئے ہیں. ان میں سے ایک آرٹیکل 18 ہے جو بڑا ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, جس میں اس میں بولا بھی ہے کہ ہم کوئی ڈسپرپورشنیٹ ایکشن نہیں لیں گے کسی EU اور اس کی فیملی ممبر کے خلاف. تو اگر کورٹ نے الاؤ کر دیا ہے تو یہ بالکل ڈسپرپورشنیٹ ڈیسیجن ہے ہوم آفس کا کہ جی ہم آپ کو اس لیے ویزا ایشو کر کے نہیں دے رہے بیکاز EEA ریگولیشن 2016 کا سسٹم ختم ہو گیا ہے, بیکاز یہ ڈیلے ہوئی ہے کووڈ کی وجہ سے, ورنہ ہیئرنگ پہلے ہو جاتی. تو اس چیز کو ریئلائز, بیکاز جب یہ انہوں نے حرکتیں کرنی بھی شروع کی ہیں نا ہوم آفس نے, آئی واز ویری شاک. میں کہا یار یہ کیسے لیٹرز بھیج رہے ہیں. سو شکر ہے کہ کسی نے ہائرارکی میں ڈیسائیڈ کر لیا ابھی کہ نہیں یار یہ غلط ہے, ہم کنسیشن یہ دیتے ہیں کہ جس کی بھی اپیل الاؤ ہوگی EEA ریگولیشن 2016 کی بیس پہ, کیونکہ ہم 2016 کے اوپر ان کو ویزا نہیں دے سکتے بیکاز اب ہم 2022 میں آ گئے ہیں, تو ہم ان کو EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت ویزا ایشو کر کے دے دیں گے اور وہ اس کنٹری میں آ سکتے ہیں. تو دیٹ از دا سو کال رول چینج, یا رول چینج نہیں ہے, جسٹ اے کنسیشن. تو اگر آپ اپنی اپیل جیتے ہیں, اور وہ اپیل نارملی 2016 کے گراؤنڈس کے اوپر ہوگی, تو انہوں نے کہا ہے کہ آل دو اپیل 2016 کے اوپر جیتے ہیں یہ ریگولیشن پہ, اور 2016 پہ اپلائی نہیں ہوتی, وہ ہم آپ کو ویزا ایشو کر کے نہیں دے سکتے. آپ کو EU سیٹلمنٹ اسکیم کی اپلیکیشن نہیں ڈالنی, ہم اسی اپیل کی بیسس پہ آپ کو EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت اسٹیمپ لگا کے دے دیں گے, آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر ادھر آ سکتے ہیں. اور یہ بات تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جیسے ہی وہ ادھر آئیں گے ان کو پھر دوبارہ اپلائی کرنا ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت, اور پھر وہ اپنا 5 سال کا ویزا لے سکتے ہیں. تو یہ ایک کنسیشن ہے جو ہوم آفس نے نومبر میں اناؤنس کی تھی. اور جب یہ انہوں نے لیٹرز بھی دینے شروع کیے تھے, آئی ڈونٹ نو اگر آپ میرا شو فالو کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ اتنا عرصہ رہے گی نہیں یہ والی چیز,
इट विल मूव और ये उनको विड्रॉ करना पड़ेगा जो इस टाइप के लेटर्स लिख रहे हैं, बिकॉज इट्स वेरी, आप सोच लें, मैं अनलॉफुल तो नहीं कहना चाहता बट डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन था ये. सो अब मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम आया. लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके I'll take some more calls and thank you so much जो आप लव एंड सपोर्ट सोशल मीडिया पे इस चैनल को देते हैं, शो के चैनल को देते हैं. सो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक और इंशाल्लाह ताला I'll take some more calls. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक. अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. मैं वालेकुम अस्सलाम. बेसिकली मैंने पूछना कि हम लोग यूरोप से आए हैं यहाँ. 2010 में आए थे. हमें तकरीबन 10-11 साल हो गए हैं. तो मेरे पास एक मेरे बेटे के पास जो है वो पाकिस्तान पासपोर्ट है. तो हमें उन्होंने 2 बार 5-5 साल का जो है ना वो वीजा दिया हुआ है. ठीक है. तो एक बेटे के पास जो है वो जर्मन पासपोर्ट है. तो हमने तो 5-5 साल का लिया हुआ है. तो आगे हम जो है वो सेटलमेंट जो है ना नेक्स्ट ईयर में खत्म हो रहा है वो 5 साल वाला. तो वाइफ जो है उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है. तो जो मैं पूछना है वो खास ये है कि वो जिसके पास जर्मन पासपोर्ट है वो उसका हमने क्या करना पड़ेगा. अब ब्रेग्जिट भी हो गया तो इसके बाद उसका हमें वो जर्मन पासपोर्ट हम चेंज करवा सकते हैं इनटू दी ब्रिटिश, या उसके लिए ये एक्सटेंशन ये 5 साल वाला वीजा लेना पड़ेगा, या क्या करना कपल के साथ. ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का. देखें, जो बच्चे होते हैं वो 2 तरीके से ब्रिटिश होते हैं, या बाय बर्थ होते हैं या थ्रू द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं तो फिर नेचुरलाइजेशन है. तो बाय बर्थ मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि ही विल नॉट बी ब्रिटिश सिटीज़न, वरना आप मुझे बोलते कि जी ब्रिटिश सिटीज़न है ऑलरेडी, तो मे बी बर्थ के वक्त किसी के पास सिटीज़नशिप नहीं होगी. होता है ना इधर, यहाँ का कानून ये है कि कोई बच्चा अगर बाहर भी पैदा हुआ है और आपके पेरेंट्स में से कोई एक ब्रिटिश सिटीज़न है तो बच्चा इज़ ब्रिटिश सिटीज़न ऑफ कोर्स, अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न डिसेंट से नहीं है. या अगर कोई बच्चा यूके में पैदा हुआ है और बाद में लोगों को इंडेफिनेट मिलता है तो वो बच्चा भी रजिस्टर हो सकता है एज ब्रिटिश सिटीज़न. लेकिन आई थिंक एट द पॉइंट ऑफ बर्थ आपके बच्चे की रजिस्ट्रेशन, सॉरी, वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीज़न और वो बाद में आके यहाँ रहना शुरू किया, तो फिर उसको एक क्वालिफाइंग पीरियड रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा करना पड़ेगा. तो मुझे बाकी तो फैक्ट्स आपके फैमिली के नहीं पते, बट द मोस्ट रीज़नेबल पाथ आपके लिए यही है कि उसका भी 5 साल का वीज़ा लगेगा. और जब आपका इंडेफिनेट हो जाए और आप जब नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन अप्लाई अपनी करने लगें तो यू कुड सी कि अगर रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू उस बच्चे को आप बीच में ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको भी अपना पूरा क्वालिफाइंग पीरियड करना पड़ेगा. टू फाइंड आउट वेदर आप उस बच्चे को अपनी एप्लीकेशन के साथ ऐड कर सकते हैं या नहीं, देयर सर्टेन मोर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आई हैव टू आस्क. जो शो का फॉर्मेट नहीं है वो फिर आपको किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से पूछना पड़ेगा और वो आपको बता देंगे आया जब आपकी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन होगी इंडेफिनेट के बाद, क्योंकि आपकी वाइफ ब्रिटिश सिटीज़न है. जैसे ही आपका इंडेफिनेट हुआ आपको वेट नहीं करना 1 ईयर नेचुरलाइजेशन के लिए, आप इमीडिएटली नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकते हैं. तो जब एक पेरेंट नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल सकता है तो सर्टेन कंडीशंस रेजिडेंसी की बेस पे बच्चा अपने आप को ऐड कर सकता है अपने किसी एक पेरेंट की एप्लीकेशन के अंदर. तो वो फिर पेरेंट की एक तरह से फैमिली एप्लीकेशन होती है जिसमें बच्चा भी साथ ऐड हो जाता है. तो जब पेरेंट की नेशनलाइजेशन एप्लीकेशन डिस्कस होती है तो बच्चे का भी बीच में नाम होता है, वो फिर दोनों को दे देते हैं. बट वो रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट का डिस्कशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस, समझ लें, शो. लेकिन दैट इज़ समथिंग यू शुड चेक. सो इन अदर वर्ड्स, या वो अपना पूरा पीरियड पूरा करेगा और इंडेफिनेट के साथ साथ चलेगा, और अगर उसका पीरियड पूरा टू बी ऑनेस्ट आपके साथ ही आया होगा तो पीरियड आपके साथ ही चल रहा होगा, तो वो एक ही वक्त में फिर आप सारे अप्लाई कर लेंगे अपनी नेचुरलाइजेशन के लिए आफ्टर द इंडेफिनेट. बिकॉज सारी बात है, बच्चे रजिस्ट्रेशन के लिए जंप कर सकते हैं इनटू रजिस्ट्रेशन, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर वो इधर पैदा हुए हैं या नहीं. बिकॉज इस मुल्क का कानून है कि अगर कोई बच्चा यहाँ पैदा हुआ है और अपने पूरे 10 साल कंटिन्यूसली इस मुल्क में गुजारे हैं तो वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है एज ए ब्रिटिश सिटीज़न आफ्टर द एज ऑफ 10. तो मुझे नहीं पता आपके बच्चे की एज क्या है, लेकिन अगर आपका इंडेफिनेट उससे पहले हो गया और आप नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस आप उसको अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं. या अगर उसकी एज 10 ईयर्स की उससे पहले हो जाए वाइल लिविंग है तो वो ऑन हिज ओन अपनी एप्लीकेशन डाल सकता है फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए ब्रिटिश चाइल्ड. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. तारिक भाई क्या हाल है? ठीक है जी मैं बिल्कुल खैरियत से. थैंक यू फॉर आस्किंग. तारिक भाई मैं आपका सवाल टीवी पे सुनूंगा. मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि जो स्पाउस का हम अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, या जो है ना मेल
बाद वो स्पाउस का भी कोई इंटरव्यू होता है, और वो जो अप्लाई बंदा कर रहा है मेल या फीमेल, उसका भी इंटरव्यू होता है यहाँ पे, और पाकिस्तान में से जिसने आना है उसका भी इंटरव्यू होता है। तो प्लीज ये जरा डिटेल से जितना भी आपके पास टाइम हो तो बता सकते हैं तो मुझे, और फीसिस के बारे में भी बता दें। ऑलराइट, थैंक मैं टीवी पे ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जो एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेंट अपनी होम कंट्री से अप्लाई करता है, वो अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर दे, या स्पॉन्सर मीनिंग उसके जो स्पाउस हैं जो यूके में बेस्ड हैं, स्पॉन्सर मैं उसको कहूँगा, वो ऑनलाइन जाके उनके बिहाफ एप्लीकेशन फ़िल कर लें, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ एप्लीकेशन फ़िल कर ले। सो स्टेप 1 होता है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है। एप्लीकेशन भरने से पहले इट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट कि जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर लें, जिनमें आ जाता है ऑफ कोर्स आपकी शादी होनी चाहिए, स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, अकोमोडेशन की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, एंड जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है 18,600 अगर बच्चे नहीं हैं वो पूरी होनी चाहिए। और उस एप्लीकेंट को अपना टीबी टेस्ट सब्जेक्ट टू किस कंट्री में वो रह रहे हैं, और इंग्लिश टेस्ट देना है सब्जेक्ट टू उनकी नेशनैलिटी क्या है, बिकॉज सर्टेन नेशनैलिटीज़ को इंग्लिश टेस्ट एग्जेम्प्ट है। और अगर आपने कोई डिग्री की हुई और नारिक की आप डिटेल्स दे दें, अप्रूवल दे दें, तो फिर आपको वो टेस्ट देना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ ज़्यादातर लोग वो अपना आईएलटीएस टेस्ट पास करते हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ जो एप्लीकेशन की प्री एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले तो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन डालते हैं ऑनलाइन, जिस तरह मैंने आपको बोला, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जहाँ एप्लीकेंट अपनी होम कंट्री में वो कंप्यूटर पे लॉगिन होकर डाल सकता है होम ऑफिस की वेबसाइट से, या जो उनके स्पॉन्सर हैं वो उनके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन कर सकते हैं, या जो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो उनके स्पॉन्सर ने हायर किए हुए हैं वो भी उनके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हैं। तो जब आप एक एप्लीकेशन जब आप ऑनलाइन फ़िल कर लेते हैं तो उसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्मेट में ही आ जाता है कि आप पे करें फ़ीस, जो कि जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो वो पाकिस्तानी रुपीज़ में पैसे लेते हैं, अगर आप इंडिया में तो इंडियन रुपीज़, और अगर आप केन्या में हैं तो वो यूएस डॉलर्स में पैसे लेते हैं। और वो जो आप अपने डेबिट कार्ड जो यूके का है उससे भी वो पैसे आप पे कर सकते हैं। जिस तरह आप मुझे एग्जैक्ट कोट ना कीजिएगा, अबाउट 7 लाख समथिंग इस वक्त पाकिस्तान की फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ी है IHS और इमिग्रेशन फ़ीस मिला के, तो वो आपने ऑनलाइन पे करनी होती है। जो भी फॉर्म वगैरह भरा है वो, चाहे आप स्पॉन्सर अपना कार्ड यूज़ कर ले या एप्लीकेंट अपना कार्ड यूज़ कर ले। जब एक दफ़ा फ़ीस पे कर देते हैं, एप्लीकेशन जमा हो जाती है, तो वही ऑनलाइन सिस्टम आपको पोर्टल से लेके चला जाता है एक और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, जहाँ आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, जो कि सबसे आई थिंक पाकिस्तान से हैं तो मैं उधर की एग्जांपल दे देता हूँ जो VFS है। तो फिर आप VFS की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ से जाके आप अपने एप्लीकेंट के लिए अपॉइंटमेंट सेट करते हैं। प्रीमियम सर्विस भी अगर आपको चाहिए तो VFS की वेबसाइट से ही वो अवेलेबल है, और VFS की वेबसाइट पे ही वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आया आप सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लेके आ जाएं, हम स्कैन करके दे देंगे, या आप ख़ुद सिस्टम पे वो सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लें। और वो फिर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपके, अगर आपने लीगल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किए तो वो आपको कंप्लीट लिस्ट दे देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आपको होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके ख़ुद कंप्लीट लिस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी डिटेल लिस्ट है जो आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए प्रोवाइड करनी होती है, और फिर इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाती है। जहाँ तक बात आता है इंटरव्यू का, कभी कभी होम ऑफिस ये करता है कि अगर उनको थोड़ा सा शक हो जाए एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, या ऑडिट के लिए फ़ाइल पिक हो जाए, तो वो स्पॉन्सर के एम्प्लॉयर को फ़ोन करते हैं चेक करने के लिए कि जी ये रिक्वायरमेंट ये उन्होंने डिक्लेयर की है एम्प्लॉयमेंट का, तो क्या ये उनके एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं। यानी ज़्यादातर वो करते हैं जहाँ एम्प्लॉयर का एड्रेस रेजिडेंशियल उनको लगे, जब थोड़ा सा चेकिंग करें, या आपकी 2-3 जॉब्स हैं जिनकी बेसिस पे आपने अपनी इनकम को मीट करने की कोशिश की है, तो दे डू द एम्प्लॉयमेंट आप समझ लें चेक्स करते हैं। जहाँ तक बात आती है अपेलेंट को कॉल करने की या एप्लीकेंट को कॉल करने की, एक ज़माने में कभी कभी ऑडिट के लिए फ़ाइल पिक हो तो कॉल करते थे। रिसेंटली तो मैंने देखा है कि बिल्कुल कॉल नहीं करते। हाँ, मे बी नॉट इवन 10 में से 1, मे बी 20 में से 1 अगर कॉल करते भी हैं तो बेसिक सवाल पूछेंगे जो कि फैक्ट्स बेस होते हैं कि कब आपकी शादी हुई, कब एक दूसरे से मिले, कैसे एक दूसरे को जानते हैं, जो कि और आपके स्पॉन्सर या आपके स्पाउस क्या काम करते हैं यूके में, जो इस तरह के स्टैंडर्ड सवाल होते हैं जो एप्लीकेशन के अंदर लिखे हुए हैं। सो कोई ये नहीं है कि हर दूसरी एप्लीकेशन को वो टेलीफोन कॉल करते हैं और पूछते हैं सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के ना, विश यू ऑल द बेस्ट सर। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई बात कर रहे हैं? जी मैं तारिक बोल रहा हूँ। सर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक मैं सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास मैं 2 साल पहले आया था, आपने मुझे जो मशवरा, मैंने आपके थ्रू इसी माह केस डाला था,
تو جو آپ نے بات کہی ہے وہ پوری سچی ہوئی ہے. آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے فنگر پرنٹ بھی آ گئے ہیں اور آپ نے پراپر میرا کیس بڑا اچھا کیا ہے. میرا بیٹا سویب آیا تھا, آج آپ نے بھیجے ہیں, وہ آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ آپ کا. اور صرف یہ پوچھنا تھا کہ فنگر پرنٹ کے بعد یہ سر کتنا ٹائم لے رہے ویزا بھیجنے میں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. تھینک یو سر. آپ کے 2.5 پاؤنڈ مارکیٹنگ کے پورے ہو گئے سر. تھینک یو سو مچ. ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا, فون کریں گے, تعریف کریں گے, میں آپ کو 2.5 پاؤنڈ دوں گا. تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈ سر. جہاں تک بات ہوتی ہے سر ٹائم کتنا لگاتے ہیں, وہ سر کیس ورکر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھی کیس ورکر تھوڑا بزی ہے تو اٹ کین ٹیک 4-5 months, اور کبھی کبھی 3 months میں بھی ویزا آ جاتا ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی دیکھا ہے کسی کا 2 months پہ بھی آ گیا. تو آتا ہے کرسمس کی وجہ سے, اگر کوئی کیس ورکر چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں اپنا ورک لوڈ, کیس ورک ٹیم چاہتی ہے کہ میں جلدی جلدی اپنا ورک لوڈ کلیئر کر لیں کرسمس سے پہلے, تو اٹ کین بی ویری کوئک ایز ویل. بٹ ایوریج ٹائم 6 to 8 months آج کل ہر چیز کا لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا, اینڈ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈس. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام طارق صاحب. میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں نے نا اپنی سسٹر کو, اپنی مام کو اور میں نے اپنے بھائی کو اسپانسر کیا تھا ہالینڈ سے EU ڈپینڈنٹ پہ. جی ٹھیک ہے, تو بیسیکلی انہوں نے میری سسٹر کا ویزا ریفیوز کر دیا تھا, میری ماما اور میرے بھائی کو کیا تھا. پھر ہم نے اپیل پہ چلے گئے, سسٹر کے کیس کو ہم لے کے گئے کورٹ میں. پوسٹ ہیئرنگ سے کچھ عرصہ یعنی کہ 2 سے 3 دن پہلے ہوم آفس نے ہمیں لیٹر لکھا کہ آپ وڈرا کر لیں, ہم آپ کے کیس کو دوبارہ لیں گے, ریکنسیڈر کریں گے. جی ہم نے ریکنسیڈر کریں گے. تو بیسیکلی ہم نے ویسے ہی کیا, کیونکہ سولیسیٹر نے بھی ہمیں یہ ایڈوائز کی کہ اب وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کرنا ہے. جی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے وڈرا کر لیا. اس کے بعد انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ لیٹر بھیجا کہ ہم نے آپ کو ویزا دے رہے ہیں, یعنی آپ اپنے فنگر پرنٹس وغیرہ جمع کر دیں اور پاسپورٹ جمع کروائیں. پاسپورٹ بھی ہمیں جمع کروایا اور فنگر پرنٹس بھی دیے. تو اس بعد نا انہوں نے ہمیں لگائے 7 ماہ. 7 ماہ انہوں نے ویٹ کیے ہمیں, یعنی کہ ہم جب بھی یعنی کہ MP کے لیے یا سولیسیٹر ان کو لیٹر لکھتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ پہلے کہتے رہے کہ فنگر پرنٹس میں مسئلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر خود بخود فنگر پرنٹس ٹھیک بھی ہو گئے, دوبارہ انہوں نے نہیں لیے. اور کبھی کووڈ کا پھر انہوں نے MP کو لیٹر لکھا کہ ہم نے اس کو ویزا ایشو کر دی ہے, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے 7 ماہ ویٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ بولا کہ لیٹر لکھا کیونکہ ابھی یہ اسکیم ہم نے ختم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو ہم ویزا ایشو نہیں کر رہے. 7 ماہ ویٹ کروا کے وڈرا بھی کروا لیا اور 7 ماہ ویٹ بھی کروا لیا. جی 7 ماہ جب ویٹ کروانے کے بعد ہم نے دوبارہ میرے سولیسیٹر نے لیٹر لکھا کہ اس میں پوری تفصیل ان کو بیان کی اس پورے لیٹر میں, یہ اسٹارٹنگ سے لے کے ابھی تک کہ آپ نے وڈرا کروائی تھی ہم سے اور ہم نے. جی تو انہوں نے کہا, انہوں نے پھر یہ غلطی مانی کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کا جو آپ کے پاس جو پاسپورٹ ہے وہ یورپین پاسپورٹ ہے, لیکن ابھی ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ آپ برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں. تو ہم سے یہ مسٹیک ہوئی ہے, تو ہم آپ کو کیس کو دوبارہ ریویو کریں گے, ہمیں 3 ماہ دیں. ابھی 3 ماہ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے MP سے دوبارہ ریکویسٹ کی تو MP نے ان کو لیٹر لکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ابھی تک فائل کو ٹچ ہی نہیں کیا, اور ہم یہ بھی نہیں بتا سکتے کتنا ٹائم لگے گا. اور کیا نام ہے, اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ٹائم کا بھی انہوں نے بولا ہمیں کوئی نہیں معلوم کہ کتنا ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ملے, یعنی جو ہم ڈاکومنٹیشن 2 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہیں ہوم آفس میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکومنٹیشن ہی نہیں ملے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے, ٹھیک ہے. ابھی یہ سچویشن ہے اور ہم بہت پریشان ہیں کہ تقریباً 26 منتھ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. اور میری سسٹر وہاں پہ اسٹاک ہے ہالینڈ میں, تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا کریں. اور آپ سریندر سنگھ روٹ کے تحت آپ نے اپلائی کیا تھا؟ جی سریندر سنگھ روٹ کے تحت آپ نے اپلائی کیا تھا؟ ہاں جی اوکے, ٹھیک, میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو. تھینک یو سو مچ. مجھے ابھی کان میں بتایا گیا کہ طارق بھائی پلیز آپ آنسر دیجیے گا بریک کے بعد. آئی ڈو اپالوجائز, میں چاہ رہا تھا میں بھی آنسر دے دوں لیکن اتنا بھی لمبا نہیں ہوگا, لیکن بہتر ہے کہ ہم پہلے بریک پہ چلے جائیں. واپس آ کے بھائی سب سے پہلے میں آپ کا آنسر دوں گا, دین آئی ٹیک سم مور کالس. بریک پہ جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. بریک پہ چلتے ہیں, واپس آ کے انشاءاللہ I'll answer this question, پھر میں اور بھی کالس لوں گا. سو سی یو آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई, उन्होंने पूरा अपना एक्सप्लेन किया कि कोर्ट के साथ क्या हुआ। देखिए, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि होम ऑफिस इज़ मेकिंग यू गो अराउंड इन सर्कल्स, लेकिन होम ऑफिस के साथ जब आप स्पेशली डील करते हैं तो मैं लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि यू हैव टू बी पेशेंट। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बताता हूँ कि किसी का विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था और प्री एक्शन प्रोटोकॉल हम लोगों ने मतलब प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया और वो अप्रूव हो गया और होम ऑफिस ने कहा जी हम इनको वीज़ा इशू करके देते हैं। गेस करें कितने अरसे के बाद उनको ऑलमोस्ट वीज़ा इशू हुआ है? 1.5 साल के बाद। दे हेयर ना विजिट पे आए हुए हैं, बट 1.5 साल के बाद। और आप मेरे ख्याल से बीच में गवर्नमेंट ऑलमोस्ट चेंज होने लगी थी। सो कहने का मतलब है कि जो व्हेन यू डील विद द होम ऑफिस यू हैव टू बी पेशेंट। एमपी को भी पुश करें। ऑफ कोर्स अगर आप एक नॉच ऊपर ले जाना चाहते हैं इस बात को तो आप जो होम ऑफिस की ऑफिशियल कंप्लेंट पॉलिसी है उसको फॉलो करें, उधर कंप्लेन करें, ईमेल नहीं प्रॉपर ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च करें। वो आपको फिर जवाब देंगे एक सर्टेन टाइम के बाद। अगर आप उस जवाब से मुतमईन नहीं है तो फिर आप मिनिस्ट्रियल ombudsman के पास जा सकते हैं। तो इट्स अ मोस्ट सीरियस वे ऑफ लॉजिंग एन अपील, अपील कह रहा हूँ, कंप्लेन। ऑफ कोर्स एक और ऑप्शन है कि आप जुडिशल रिव्यू कर लें, लेकिन वो बहुत महंगा प्रोसेस है, डोंट गो देयर। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा पुश करना है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें कंप्लेन में भी इतना टाइम लगेगा, जस्ट कीप पुशिंग इट थ्रू योर एमपी एंड आई होप कि दे सी द सेंस इन एवरीथिंग और वो उनको आपकी बहन को वीज़ा दे दें। बिकॉज अगर आप वो नहीं देते तो ऑफ कोर्स ये जो जितना ये टाइम आपका इन्होंने ज़ाया किया है दैट विल गो इनटू द डिसप्रपोर्शनैलिटी एक्सरसाइज जो मैंने अभी बोला है कि विड्रॉल एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है। और वैसे भी सुरेंद्र सिंह रूट के अंदर आपके पास मार्च 2022 तक का टाइम है, लेकिन अगेन ये अप्लाई नहीं होता आप पे बिकॉज आपने बहुत पहले एप्लीकेशन डाली हुई थी, कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू ये सारा कुछ हो रहा था। सो अगर होम ऑफिस अनरीजनेबल तरीके से एक्ट करेगा तो दैट विल गो अगेंस्ट देम अगर कोई फ्यूचर हियरिंग होती है उसके ऊपर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तारिक साहब मेरे से 2 सवाल है कि हमें आर्टिकल 8 ह्यूमन राइट पे बच्चे के साथ 2.5 साल के वीजे मिले थे एंड नेक्स्ट ईयर हमारी एक्सटेंशन थी है, तो हमने ये पूछा था 12 बेटा बेटी सिटीजन हो चुका है फॉर लास्ट 5.5 ईयर्स और हमने जब हम सीधा आईआर के लिए जा सकते हैं। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल सर ये है कि हमें लाइफ इन द यूके और जो B1 टेस्ट है वो करना पड़ेगा। और तीसरा सवाल सर ये है कि अगर हम सीधा आईआर के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियसली IHS की हम फीस नहीं पे करेंगे, तो हमारी एप्लीकेशन इनवैलिड होके तो वापस नहीं आ जाएगी। बस ये आपसे तीसरा सवाल। ओके, जहाँ तक बात आती है इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए सर, तो अनफॉर्चुनेटली बच्चे का ब्रिटिश होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई शॉर्टकट मिल जाएगा इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए। आपको बाय लॉ अपना 5 ईयर पीरियड या 10 ईयर पीरियड हर हाल में पूरा करना है। अगर आपको 5 ईयर पीरियड पे वीज़ा मिला है तो 2 एक्सटेंशंस 5 ईयर की पूरी करके आपका इंडेफिनेट अप्लाई होगा। अगर आपको पेरेंट रूट 10 ईयर पे मिला है तो पूरे 10 साल करके आपका इंडेफिनेट अप्लाई होगा। कुछ लोग पहले 2.5 साल 10 ईयर रूट पे लगाते हैं, देन स्विच कर लेते हैं 5 ईयर रूट पे। तो मैं उनको ये बात समझाता हूँ, उनको नहीं पता होती कि जब आप 10 ईयर रूट से 5 ईयर रूट पे स्विच करते हैं तो जो आपकी क्लॉक है वो रीसेट होती है। इन अदर वर्ड्स आपको दोबारा से 5 साल पूरे कंटिन्यूसली करनी, यानी कि 7.5 साल बाद आप इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे। सो इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि जिस भी सिनेरियो पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ब्रिटिश बच्चा होने से शॉर्टकट नहीं होता, बिकॉज क्वालिफाइंग चाइल्ड लॉ के अंदर इज़ आइदर अ ब्रिटिश चाइल्ड या जिस चाइल्ड ने यहाँ 7 साल गुजार लिए हैं, तो दोनों की वैल्यू वही है। तो एज सच ब्रिटिश चाइल्ड होने से आप डायरेक्टली इंडेफिनेट अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कुछ लोग गलती से इंडेफिनेट अप्लाई कर देते हैं, जो आपको पता है ऑलमोस्ट 2600 पाउंड फीस है, और क्वालिफाई ना करें तो होम ऑफिस मुड़ के ये कहता है उनको कि जी हमने आपके पैसे रख लिए, आप 1560 पाउंड अपने IHS के पे कर दें, हम आपको 2.5 साल का वीज़ा दे देंगे। तो एक तरह से आपका वो फिर डिफरेंस अगर निकालें तो ऑलमोस्ट 1600 पाउंड का नुकसान हो जाता है, बिकॉज जो FLRFP एप्लीकेशन इटसेल्फ है वो 2600 की है और बाद में आप IHS ऊपर पे कर देते हैं। तो ये नहीं होता कि वो वापस करते हैं एप्लीकेशन। अगर आपकी बाकी ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन अप्लाई होती है आप पे, यानी कि आपका 10 ईयर का वीज़ा आप पे लागू होता है, तो वो आपको सिंपली ये कहते हैं कि जी हम इंडेफिनेट नहीं देंगे और आप IHS के पैसे दे दें। लेकिन अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो फिर कोई तुक नहीं है कि आप इंडेफिनेट की एप्लीकेशन डालें। और जहाँ तक लाइफ इन द UK और इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट की बात है, वो बिल्कुल जब आप सेटलमेंट की एप्लीकेशन डालते हैं तो उस वक्त वो
एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज़ नहीं है, अनलेस आप 5 ईयर पेरेंट रूट पे हों, बिकॉज उस पर आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ता है. थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो. नमस्ते सर जी. सर जी मैंने 3 बातें पूछनी थी. एक्चुअली ना मेरे बेटे का ब्रिटिश पासपोर्ट है और हम लोग मेरे हस्बैंड के पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुके हैं. वो अभी होम ऑफिस से वापस नहीं आए हैं. तो अगर हमें जाना है इंडिया जाने के लिए तो हमें अगर अपने बेटे का वीजा लगवाना है इंडिया के लिए तो वो क्या उसके लिए पासपोर्ट वैलिड ही चाहिए या हम अपने जो हमारे वीजा कार्ड मिले उस पे हम अप्लाई कर सकते हैं? और अप्लाई करें तो सर जी कितने टाइम तक आ सकता है वीजा बेटे का? और अभी तक हमारे पासपोर्ट भी नहीं अभी तक आए हैं, तो आप बता सकते हैं नियरली मंथ हो चुका है हमारे कार्ड्स आए हुए. ऑलराइट, देखिए जहाँ तक पासपोर्ट की बात है वापस आने की, नॉर्मली जब आपको कार्ड इशू होके आ जाते हैं तो पासपोर्ट्स मंथ 2 मंथ के अंदर आ जाते हैं. अगर 2 मंथ के अंदर पासपोर्ट 4 वीक्स 6 वीक्स के अंदर ना आए तो होम ऑफिस की वेबसाइट पे एक टैब है जो कहती है रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो बेहतर ये है कि आप उसके तहत रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट डालें और उनको बताएं कि जी हमारा वीज़ा इशू हो गया, इसलिए हमें अर्जेंट बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए. वो जो रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, जब आप उस एप्लीकेशन, एक ऑनलाइन एक फ्री एप्लीकेशन है, प्रोसेस है, ऑनलाइन फॉर्म है, उसके थ्रू जब करते हैं तो देखने में आया कि वो पासपोर्ट्स जल्दी वापस आ जाते हैं. अदरवाइज़ प्लीज़ उनका वेट करें. जहाँ तक बात है इंडियन हाई कमीशन की क्या रिक्वायरमेंट है, वो हमारे स्कोप के अंदर शो के नहीं, हम सिर्फ इमिग्रेशन की बात करते हैं. लेकिन तकरीबन हर लोकल हाई कमीशन कहती है कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, नॉट ओनली टू ट्रैवल आउट बट टू ट्रैवल बैक एज वेल. इवन आप अपनी होम कंट्री में भी जा रहे हैं, अनलेस आपके पास वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जिस पर आप ट्रैवल कर सकें, यू नीड अ वैलिड पासपोर्ट. तो बेहतर ये है कि थोड़ा वेट कर लें. और अगर आपके पासपोर्ट्स नहीं आते तो आप होम ऑफिस का रिटर्न डॉक्यूमेंट वाले टैब के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म भरें जो फ्री ऑफ चार्ज है, फिर उस पर भी काफ़ी जल्दी एक्शन हो जाता है. सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का एंड विश यू ऑल द बेस्ट. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू. आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी तरह बताते हैं, बहुत अच्छा समझ में आता है. थैंक यू. थैंक यू मैम. तो बस मेरे 1 2 3 सवाल है, तो प्लीज मुझे ना सही जवाब नहीं कहीं से मिल रहा, प्लीज आप मुझे बता दें. एक तो ये कि मैं 2006 18 जनवरी में आई थी और 2007 में मैंने केस कर दिया जो अभी तक मेरा हल नहीं हुआ. अब मुझे राइट ऑफ अपील मिला हुआ है, तो मैंने अपील के लिए भेजा हुआ, लेकिन अभी कोई डेट नहीं आई. तो एक तो पूछना था डेट तक आ सकती है. तो दूसरा ये कि मुझे 20 ईयर कब होंगे. और तीसरा ये कि मेरे जब एंट्री हुई 2006 18 जनवरी को, तब से काउंट 20 ईयर करेंगे या कैसे करते हैं. और एक छोटा सा सवाल है कि आजकल बहुत शोर है कि जो जितने इलीगल लोग हैं उनको शायद ये लीगल करेंगे, क्या ये सच है? बस ये पूछना है. ओके, थैंक यू सो मच. देखें, पहले तो आ जाते हैं अपील के ऊपर. आजकल कोर्ट्स ज़रा बिज़ी हैं कोविड की वजह से, तो कितने अरसे बाद आपकी अपील लिस्ट होगी मैं वो तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको वेट ही करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका कोर्ट सिस्टम के अंदर अपील चल रही है तो इतना टाइम नहीं लगेगा. एंट्री क्लियरेंस केसेस में अपील 8 to 9 मंथ्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इन कंट्री और आपने अपील के लिए डाला हुआ है तो इट इज़ नॉट दैट लॉन्ग. 4-5 मंथ के पीरियड के अंदर साइकिल शुरू हो जाता है और आपको पता चल जाता है आपकी हेयरिंग कब आएगी. सो अगर आप अपील प्रोसेस के अंदर आ गए और एंट्री क्लियरेंस नहीं, ऑब्वियसली आप इधर हैं, तो आपको 4-5 मंथ से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए. और अगर आपके पास अपील का रेफरेंस नंबर है तो ऑलवेज़ आप कोर्ट को रिंग कर सकते हैं या आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट को रिंग कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि जी लिस्टिंग ऑफिस से बात कर सकते हैं कि हमारी बारी कब तक आएगी. और जो अक्सर लिस्टिंग ऑफिस वाले आर दैट गुड कि वो आपको बता देते हैं कि आजकल हम फॉर एग्जांपल अगर आपने अपील अपनी ग्राउंड्स या अपील की एप्लीकेशन जमा कराई है फरवरी में, वो कहते हैं कि जी आजकल हम सिर्फ जनवरी वाले केसेस को देख रहे हैं, उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं, अगले मंथ तक आपकी भी लिस्टिंग आ जाएगी. तो कहने का मतलब है कि एक दफ़ा आप कोर्ट के सिस्टम में आ जाए तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट कि टाइम कितना लगेगा, बट 4-5 मंथ्स इज़ वेरी एवरेज, तो आप उस पर परेशान ना हो. जो 20 ईयर है जी, वो कानून ये कहता है कि कंटिन्यूसली आपने 20 साल इस मुल्क में गुजारे हों, यानी कि इस मुल्क में. तो जिस दिन आप लैंड करते हैं उस दिन से वो पीरियड आप काउंट कर सकते हैं एज लॉन्ग एज पीरियड इज़ कंटिन्यूस, यानी कि कोई गैप नहीं है 6 महीने से ज़्यादा किसी एक
سال کے اندر 12 month پیریڈ میں. ظاہری بات ہے آپ تو پھر کہیں گئی نہیں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے, تو اگر ہم اس طریقے سے ڈیٹ کو کیلکولیٹ کریں تو آپ لینڈ کی تھی 18 جنوری 2006 کو, تو پھر ظاہری بات ہے 19 جنوری 2026 کو آپ کے 20 سال فزیکلی اس ملک میں ہو جائیں گے. جہاں تک بات آتی ہے کہ کوئی ایمنسٹی آ رہی ہے, یعنی I'll be honest with you, ابھی تک تو مجھے کوئی ایمنسٹی, مطلب میں آج کہہ رہا ہوں کل ہو جائے, لیکن اب اگر آپ کو یاد ہو میں نے 2 ایمنسٹی کے اوپر ویڈیوز بھی نکالی تھیں کہ کوئی ایمنسٹی ابھی تک دور دور تک نشان نہیں لگ رہا کہ ہوم آفس والے انٹروڈیوس کریں گے. تو اگر کوئی ایمنسٹی آنے بھی لگی ہوئی تو میں ضرور اپنے شو میں بولوں گا, لیکن ابھی تک دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے کہ کوئی ایمنسٹی آئے. ہوم آفس نے ایک دفعہ بالکل 2000 آئی تھنک ایون ایز لیٹ ایز 19 یا 20, مجھے کوٹ نہ کیجیے گا, کیونکہ ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی اور اس پہ اتنے سگنیچر آ گئے تھے کہ ہوم آفس کو رسپونڈ کرنا پڑا تھا. آئی تھنک وہ 19 میں تھا یا 20 ارلی میں تھا, لیکن اس پٹیشن کے جواب میں ہوم آفس نے کلیئرلی بولا ایز لیٹ ایز 19, لیٹ 19 اور ارلی 2020 کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ امیگریشن کے قانون ہیں دے آر سفیشینٹ ٹو ڈیل ود اینی ہیومن رائٹ ایپلیکیشن, اور اگر آپ اس ہیومن رائٹ ایپلیکیشن کے اندر نہیں فٹ ہوتے وی ڈونٹ تھنک کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں ادھر رہنا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی نظر میں جو اس وقت قانون چل رہا ہے دیٹ از سفیشینٹ ٹو ڈیل ود اینی ایپلیکیشن, چاہے وہ بندہ اوور اسٹے ہے یا پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف اس کی ایگزسٹ کرتی ہے ادھر. تو اس طرح ایمنسٹی کا کوئی ابھی دور دور تک نشان نہیں ہے. باقی آئی وش ایوری بڈی دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عائشہ ہے. مجھے پوچھنا تھا کہ مجھے اپنی امی کو اسپانسر کرنا ہے پاکستان میں. میں یہاں پہ بالکل اکیلی ہوں. I don't have family here and I have 2 kids and my husband passed away. So because I need my mom here, so what's the procedure? I tried past so many people but کہیں سے گائیڈنس صحیح نہیں ملی ہے, تو پلیز آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دیکھیے میم, آئی ڈو سنسیئرلی مائی کنڈولنسز آن دا پاسنگ اوے آف یور ہسبینڈ. دیکھیں اس وقت جو میکنزم ہے پیرنٹس کو بلانے کا وہ اس ٹائپ کا تو انفارچونیٹلی نہیں ہے کہ آپ ان کو اس وجہ سے بلائیں کہ انفارچونیٹلی آپ اکیلی ہیں, آپ کے 2 بچے ہیں اور کوئی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہے, اینڈ یو وانٹ ٹو کال یور مدر اوور, بیکاز یہاں کی گورنمنٹ کا ویو یہ ہے. آف کورس میں آپ کے اسپیسیفک فیملی سرکمسٹانسز کی بات نہیں کر رہا, میں یہاں کے گورنمنٹ کا ویو بول رہا ہوں کہ ان کا ویو یہ ہے کہ جی ہم لوگوں نے یہاں ایڈیکویٹ ریسورسز لوگوں کو دی ہوئی ہیں کہ اگر کوئی سنگل مدر بھی ہیں تو وہ بینیفٹس لے سکتی ہیں, کیئرر الاؤنس لے سکتی ہیں, اور وہ اپنی فیملی کی دیکھ بھال بالکل اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں. سو ان ادر ورڈز ایک سنگل پیرنٹ کے لیے گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے سفیشینٹ ریسورسز یہاں اویلیبل کیے ہوئے ہیں اور ان کو ان ریسورسز کو اویل کرنا چاہیے. دے ڈو ناٹ نیڈ ریکوائرمنٹ کہ اپنے کسی ایلڈرلی فیملی ممبر کو یہاں بلائیں. اٹ ڈزنٹ, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپلائی نہیں کر سکتے, لیکن دیکھیں میں اگر آپ مجھے جانتے ہوں یا جو مجھ سے ملے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کیس کے میرٹ کی بات کیا کریں, یہ نہ پوچھا کریں کہ ہم اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں یا نہیں, بیکاز اپلیکیشن آپ 100% ڈال سکتے ہیں, لیکن ہم بات کر رہے ہیں میرٹ کے اوپر پھر کیس آنے کی, تو وہ ذرا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے. بالکل اگر آپ میرے پرانے شو دیکھیں, کیونکہ مجھے کان میں بولا گیا کہ ہمارا ٹائم بھی ختم ہونے کو آئے, لیکن اگر آپ میرے پرانے دیکھیں تو دیر از این ایپلیکیشن پیرنٹس کو بلانے کے لیے جو ہم کہتے ہیں ایلڈرلی ڈپینڈنٹ ریلیٹیوز, جس میں آپ کو 4 مین ریکوائرمنٹس میٹ کرنی پڑتی ہیں, جس میں جو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ میرے پرانے شو دیکھیں اس میں نے کلیئرلی بتایا ہوا ہے. لیکن کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی حالت اتنی خراب ہے کہ دے کی ناٹ پرفارم دا ڈے ٹو ڈے ٹاسک ہیلتھ ایج کی وجہ سے, اینڈ دیٹس وائی دے کمنگ ہے. تو انفیکٹ وہ آپ کے بچوں کا خیال یا آپ کا خیال رکھنے نہیں آ رہے, ان کی ایسی سچویشن ہے کہ الٹا آپ ان کا خیال رکھیں گے. سو کہنے کا مطلب ہے کہ دیٹ از دی catch-22 اس طرح کی اپلیکیشن میں. بٹ یہ میں نہیں کہتا وہ اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے, بٹ گیون دی سچویشن جو گورنمنٹ کا ویو ہے اٹ بی ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ اس بیسس پہ اپروو کروا لیں اپنی اپلیکیشن. امپاسبل نہیں بٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ شی ول بی کمنگ ہیئر اور آپ کو اسسٹ کریں, اسپیشلی جب کہ گورنمنٹ نے باقی آپ کے لیے ریسورسز رکھی ہوئی ہیں فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. تھینک یو سو مچ. آج آپ لوگ آئے شو کے اندر, تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ, اس سے کافی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اب اگلے ہفتے ہوگی. میری طرف سے اللہ حافظ.